हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपको इंट्रोड्यूस कराएगा कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या और जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम क्या सीखने वाले हैं। तो एक तरह से आपका कह सकते हैं बुनियादी या फंडामेंटल टॉपिक है सबसे ज़्यादा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं खर्च करने वाले, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हम इसमें देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जैसे कि इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि केमिस्ट्री है क्या। तो जैसे कि अगर हम इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पे जाएं तो हम क्या पाते हैं कि आपके जो ये रोल्ड हॉफमैन है ना, तो रोल्ड हॉफमैन के अकॉर्डिंग क्या है, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। ठीक है, तो रोल्ड हॉफमैन के अकॉर्डिंग है ना, जो कि आप काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट रहे, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो केमिस्ट्री है वो केवल मॉलिक्यूल की साइंस है और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है ना। तो केमिस्ट्री है, तो अगर हम उसे बेसिक तरह से समझना चाहें, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं ना, उसके बारे में हमने मेजरली पढ़ना होता है। और ये कह रहे हैं कि ये केवल केमिस्ट्री आपकी ऐसी साइंस नहीं है जिसमें आपने केवल 100 एलिमेंट्स को पढ़ना है, बल्कि उनका आपस में जो रिएक्शन होगा है ना, उनका आपस में मिलने पर एक दूसरे के साथ जो चेंजेस आएगी उसके बारे में जो साइंस है उसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत सारे ऐसे बातें बताई गई। कह रहे साइंस कैन बी व्यूड एज ए कॉन्टिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू systematize knowledge for describing and understanding nature. You have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life. Curd formation from milk, formation of vinegar from sugarcane juice on keeping for prolonged time, and rusting of iron are some of the example of changes which we have come across many times for sake of convenience. Science is subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology, geology. The branch of science that studies the preparation, properties, structure and reaction of material substance is called chemistry, है ना। तो आपसे अगर कोई केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछता है ना, तो नॉर्मल उसमें आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि जो हमारा केमिस्ट्री क्या है, वो क्या है, स्टडीज ऑफ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, है ना। तो ये आप इसको भी एक डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका कि किस तरह से केमिस्ट्री जो हमारी साइंस है उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है ना, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री हमारा क्या है, केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो जो केमिस्ट्री हमारी वो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी साइंस नहीं है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, रादर इट कम अप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक तो है फिलोसफर्स स्टोन्स, जिसको हम पारस के नाम से जानते हैं, जिसके अगर हम पारस के बारे में बात करें तो पारस के अकॉर्डिंग क्या था इसमें कि ऐसा पत्थर जो कि क्या कर सकता था, विच कैन कन्वर्ट ऑल बेशर मेटल्स, जैसे कि आपके आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता था, है ना। तो आपने सुन रखा होगा पारस के बारे में। वही जो हमारा जो पारस है, पारस पत्थर का आपने बारे में सुना होगा, मैं कहानियों में इस तरह से, माइथोलॉजी में जो पारस है वो क्या करता था कि अगर उसको आप आयरन से टच कर दो, है ना, आयरन से अगर आप उसे टच कर दोगे वो किस में चेंज हो जाएगा, गोल्ड में चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसी उसमें खासियत थी, ठीक है। और क्या है दूसरा मटेरियल हमारा, वो था एलेक्जर ऑफ लाइफ, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा मटेरियल था वो क्या था आपका, एलेक्जर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टैलिटी, है ना। तो एलेक्जर ऑफ लाइफ समझ गए होंगे आप, जिसको हम हिंदी में अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं ना, अमृत, है ना। ये इससे लिखा नहीं जा रहा है, पेन से लिखते हैं इसको हम अमृत बोलते हैं ना। जो इसका आपको पता भी क्या किया था, राहु ने जिसको पिया था, और क्या था, मोहिनी अवतार ने उसका क्या कर दिया था, हेड कट कर दिया था, है ना। तो ये सब तो माइथोलॉजी की बातें हो गई।
अगर हमें अपने साइंस में रहना है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे पीपल इन एंशियंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक phenomenon मच बिफोर द advent of modern science. They applied that knowledge in various walks of life. Chemistry developed mainly in the form of alchemy and electrochemistry during 1300 to 1600 CE. Modern chemistry took shape in 18th century Europe after few centuries of alchemical traditions which were introduced in यूरोप बाय द अरब्स। ठीक है, तो एल्केमिस्ट आपका क्या मेनली जो आपका गोल्ड वगैरह उससे डील करता है ना, तो उसके उसमें ये आपकी जो मॉडर्न केमिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं डेवलप हुई थी मेटल्स को प्यूरिफाई वगैरह करने में, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, है ना। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ओन alchemical traditions. These include the knowledge of chemical processes and techniques. तो इस तरह से बहुत सारी बातें कि एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र है, जो कि अभी भी हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं ना, जहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल से उनमें आपको पता होगा रस क्रिया और रस विद्या। तो इस तरह से ये जनरल बातें लिखी हुई है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, इसको आप खुद से यहाँ पर चाहो तो अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। फिर ये बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरह से केमिस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से केमिस्ट्री डेवलप हुई और मॉडर्न फॉर्म में आज हमें देखने को मिल रही है। कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने टाइम पे भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें भी केमिस्ट्री का नॉलेज था। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री आपको पता है डेली लाइफ में आपके हर जगह इंक्लूडेड है ना। चाहे तो कह रहे प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न्स हो गया, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हमारा जो काम करता है ना, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर में भी इवन आपका केमिस्ट्री का यूज है ना। फिर प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स बनाने में, एल्कली एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स यहाँ मतलब है मेडिसिन, है ना। सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, मेटल्स हो गया, एलॉयज हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग अदर न्यू मटेरियल। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो क्या है, हमारी डेली लाइफ में पूरी तरह से इंक्लूडेड है। चाहे आप अपने क्या है जो सुबह की शुरुआत करते हो, चाहे आप सोप का यूज करते हो, है ना, आप अपना क्या टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हो, ये सब किसका है, किसकी देन है। टूथपेस्ट वगैरह जो हम यूज करते हैं सब क्या है, केमिस्ट्री की देन है ना। और अपना जो फूड आइटम्स आप खाते हो, है ना, नाश्ते में कई बार आप लोग जैम खाते होंगे, आपके सॉस हो गया, ये सब क्या है, ब्रेड खाते हैं। ब्रेड की प्रोसेसिंग भी कहीं ना कहीं किससे होती है, आपकी केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो क्या है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर इकोनॉमी में बात करी जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ की इम्पोर्टेंस तभी है जब वो क्या है आपको इकोनॉमिकल रूप से सपोर्ट करती है ना। तो केमिस्ट्री आपकी क्या करती है, आपको बिग वे में कंट्रीब्यूट करती है नेशनल को, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, health care products and other materials aimed at improving the quality of life. This is exemplified by the large scale production of variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides. Chemistry provides methods for isolation of life saving drugs from natural sources and makes possible synthesis of such drugs. Some of these drugs are cisplatin and Taxol which are effective in cancer therapy। जो आपका ये cisplatin ड्रग होता है, ये क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के काम में आता है, ठीक है ना। और ये इवन टैक्सॉल भी। द ड्रग AZT एजिडो थाइमिडीन, है ना, ये आपको किस में यूज होता है, ये एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है आपका AZT है, एजिडो थाइमिडीन, ठीक है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन विद लार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स। इट हैज़ नाउ बिकम possible to design and synthesize new material having specific magnetic, electric and optical properties. This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers etc. तो इस तरह से क्या आप ढेर सारे जो मटेरियल हैं हमारे इकोनॉमिक उसके और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है जो, या मेडिसिन हो गई,
फर्टिलाइजर्स हो गई, सब में क्या है, इनके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है ना। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपके केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से हमारे थोड़े कोर टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हमें एक तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली तो हम नॉलेज भी लेना है, पर साथ ही साथ हमें क्वेश्चन भी करने ही है ना। तो हम इसको देख लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है ना। कह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेज, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर की आपकी डेफिनेशन होगी। मैटर क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो कि क्या कर सकते हैं, जिसमें मास है ना, और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह घेरता है, उसको हम क्या कर बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल कुछ भी जो हमें दिख रहा है, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा आर composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. Let us recall characteristics of the states of matter which you learned in your previous classes. ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने जो प्रीवियस क्लासेज में पढ़ी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉल करने की कोशिश करी। अब बात आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है देख लेते हैं। तो जनरली आपकी क्या है, 3 स्टेट्स हैं मैटर की, 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी आपका मैटर होगा तो वो इन 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सोन इन फिगर 1.1, है ना। तो कह रहे हैं इनके हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को देख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं ना। यहाँ पे देखो दिखा दे भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है यहाँ पर आपके सॉलिड के केस में, आप देखो यहाँ पर सॉलिड के केस में जो आपके पार्टिकल्स हैं उस वो तो कैसे है, एकदम पैक्ड है ना। उनके बीच में क्या स्पेसिंग नहीं है बिल्कुल भी, उनके बीच में क्या नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी स्पेसिंग नहीं है, पूरी तरह से वो क्या है, टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे आप देखोगे लिक्विड के केस में तो आपको थोड़ा बहुत गैप देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जब आप गैस के केस में देखोगे तो इनके केस में क्या होगा, काफ़ी लार्ज गैप देखने को मिलता। ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट यहीं से इस फ्लो चार्ट से पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई मैटर है हमारा, तो उसको मैटर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर को आप बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो, या तो वो मिक्सचर होगा या फिर तो वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। इसी तरह से मिक्सचर में भी आपकी फिर फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है, या तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह से प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस आपका या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, है ना। तो एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन भी जानने की कोशिश करेंगे, है ना। उससे पहले हम यहाँ स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को ही एक बार दोबारा से पूरा देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश करी। ठीक है, वैसे तो आप ऑलरेडी इसके बारे में जान रहे होंगे, तो फिर भी हम एक बार हल्का सा इसमें व्यू ले लेते हैं कि पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वहीं पर लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन move around. However, in gases, the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid states, and their movement is easy and fast. Because of such arrangement of particle, different state of matter exhibit the following property. जैसे सॉलिड के केस में क्या दिखेगा कि भाई सॉलिड है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप। तो आप ये समझ रहे हो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के केस में, है ना, जो हमने डायग्राम से भी देखा है कि वहाँ पर जो पार्टिकल्स है हमारे, पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कैसे थे, वो पार्टिकल्स आपके उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था, है ना, नो गैप, एक तरह से उनके बीच में गैप नहीं था। और साथ ही साथ क्या है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट करती है तो मूवमेंट भी नहीं होता है। तो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या नहीं होता है, कोई मूवमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, अपनी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और फिक्स्ड शेप होती है। वहीं पर लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गैपिंग है उनके बीच में पार्टिकल के, वो
बहुत लार्ज नहीं, गैपिंग नहीं है ना, गैपिंग तो है पर लार्ज नहीं है। लार्ज गैपिंग ना होने की वजह से वॉल्यूम तो अप्रॉक्सीमेटली वही रह रही है, कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। पर जब बात आती है शेप की, तो क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट नहीं कर रही, तो इनके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, दूरी पे जा सकते हैं, मूवमेंट है उनमें अवेलेबल। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे आपको शेप फिक्स्ड देखने को नहीं मिलती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो ये सारी बातें आपको छोटी क्लासेज 9-10 से भी पता है, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर, गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ठीक है, तो गैस के केस में ना ही आपकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गैस है उनके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है, और फोर्स जो ऑपरेट कर रही है इनके बीच में वो भी एक तरह से क्या है, ना के बराबर है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से ना तो इसकी शेप फिक्स हो रही है और वॉल्यूम भी इसलिए फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि जितना स्पेस मिलेगा वहाँ तक क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। So these three states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। तो अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को चेंज करते हो, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो। मान लो कि अगर आपके पास क्या है, आप सॉलिड है आपके पास, जैसे यहाँ पे ये सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर आपने क्या किया, किसी वजह से हीट कर दिया है, हीट किया है, तो उनका क्या होगा, इनकी काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी एक दूसरे से क्या है, दूर जा सकते हैं। तो जब थोड़ा दूर जाएंगे, तो थोड़ा सा दूर जाने का मतलब क्या है कि ये सॉलिड से लिक्विड में अपने आप चेंज हो सकता है ना, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो किसका है, पार्टिकल की सेपरेशन का, कि पार्टिकल की डिस्टेंस आपस में एक दूसरे से कितनी ज़्यादा है। वहीं पर बात करें गैस की, तो इसी तरह से और ज़्यादा हीट करने पर लिक्विड से गैस भी बन सकता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड, a liquid on further heating changes to gas or vapor. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to liquid and the liquid on further cooling freezes to solid। तो कह रहे हैं अगर आप हीट करते हो तो आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हो और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हो। और वहीं रिवर्स प्रोसेस में अगर आप कूलिंग करते हो तो आप किसी भी गैस को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी तरह से आप फर्दर अपने लिक्विड को कूल करके और ज़्यादा सॉलिड में फ्रीज कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कह रहे हैं आपको 9th में अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कह रहे यहाँ पर से हम देखते हैं, यहाँ से एक तरह से इसको डिटेल में बताने की कोशिश करिए। कह रहे हैं व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज़ सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है आपका सब्सटेंस, है ना, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। मान लो अपने घर पे जो हम यूज करते हैं, है ना, कोई भी मटेरियल, अगर वो क्या है, केवल एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो आपका क्या है कि नमक जो हम यूज करते हैं, सॉल्ट, है ना, तो सॉल्ट है, तो अगर किसी प्योर सब्सटेंस की बात करी जाएगी तो उसमें क्या होगा, जब अगर वो प्योर सब्सटेंस होगा उसमें केवल क्या होंगे, इसी सॉल्ट के पार्टिकल होगा। अगर मान लो एक कॉमन सॉल्ट है, इसमें क्या होगा, केवल NaCl के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होगी और कुछ नहीं होगा। अगर मान लो इसमें क्या है, कुछ और चीज़ें आ जाए, शुगर आ जाता है, डर्ट आ जाती है कोई, है ना, तो फिर प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहीं पे जो आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, है ना। तो मिक्सचर का क्या है कि मिक्सचर में आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिले हुए हो सकते हैं, और जब ये मिलेंगे तो एक दूसरे में मिक्स होंगे, तो क्या होंगे, इनका रेशियो फिक्स नहीं होगा, है ना, किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं। हैंस देयर कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। वहीं पे प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स
कंपोनेंट, है ना। प्योर सब्सटेंस जो उस मिक्सचर को बना रहा है उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, ज़्यादातर सब्सटेंस जो आपको देखने को मिलता है मिक्सचर होता है। जैसे कि आपका क्या है, शुगर सॉल्यूशन है वाटर में, तो वो भी अपने आप में क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, क्योंकि जब आपने शुगर इसमें डिजॉल्व करी है तो आपने ऐसा कोई फिक्स नहीं लिया हुआ है कि आप शुगर सॉल्यूशन कैसे भी बना सकते हो, 1 चम्मच डाल के भी बना सकते हो, 2 चम्मच डाल के भी बना सकते हो, कैसे भी मिल सकता है आपको। एयर है तो एयर में भी क्या आपकी क्वांटिटी वेरी करती है डिफरेंट गैसेज की। जैसे हम नॉर्मल तौर पे बोलते हैं कि नाइट्रोजन 78% पर, ऑक्सीजन 20% पर, आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जगह की एयर में अलग अलग आपका गैस वेरी करती है ना। तभी तो कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल्ली वगैरह जो पॉल्यूटेड सिटी है वहाँ पे क्या होगा, वो ऑक्सीजन का लेवल तो जरूरी नहीं है कि 20% हो। और कहीं अच्छी जगह आप जा रहे हो, शिमला वगैरह में जा रहे हो जहाँ हिल्स है, वहाँ पे अच्छी एयर होगी तो वहाँ पे हो सकता है 20% हो। तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। तो अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन अ होमोजीनियस mixture the components completely mix with each other. This means particles of component of mixture are uniformly distributed throughout the mixture, है ना। तो आपके मिक्सचर क्या 2 टाइप के होते हैं, है ना, 2 टाइप के आपके मिक्सचर होते हैं ना। इस चार्ट को हम देखते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छा समझने को मिलेगा, है ना। जो क्लासिफिकेशन हम देख ही रहे थे तो हम दोबारा से इस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे 2 तरह के आपके मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या, जैसे आपने अभी डेफिनेशन भी देखी, तो क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर की, कॉम्पोजिशन है कि मतलब जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलकर बना होगा, है ना, वो कॉम्पोजिशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म होगी, मतलब हर जगह एक जैसी होगी। मान लो अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या 1 स्पून शुगर डिजॉल्व किया 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे शुगर ज़्यादा होगी, है ना, मान लो उसके अपर वाले पार्ट या बॉटम वाले पार्ट में ज़्यादा होगी, अपर वाले में कम होगी, ऐसा नहीं होता है। हर जगह क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं कि अगर आप ऊपर से 1 चम्मच लेके आप क्या पीने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा मीठा आएगा और नीचे से पियोगे तो कम मीठा होने वाला है वो शुगर सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, जो कॉम्पोजिशन है आपकी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। कॉम्पोजिशन आपकी कैसी रहती है, नॉन यूनिफॉर्म रहती है। कॉम्पोजिशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अगर मान लो आपने क्या किया कि सैंड लिया, इस सैंड को आपने क्या किया, डिजॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है, जो सैंड के पार्टिकल होंगे वो मोस्टली कहाँ पे होंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे। मोस्टली सैंड पार्टिकल क्या कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे बॉटम पे। तो वहाँ पे आपको उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेंगी और अपर वाले हिस्से में या मिडिल वाले हिस्से में कम होंगे। तो इस तरह के मिक्सचर आपके क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उन्होंने बताया कि आपने ग्रेन्स है, ग्रेन्स में आपके कुछ डर्ट मिक्स हो सकते हैं, क्या आपस में अगर हम सॉल्ट शुगर को मिलाते तो ये सभी क्या है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। और मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाई फिजिकल मेथड्स, जैसे कि आपका सिंपल हेड पिकिंग, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। वहीं पे जब बात आती है प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है आपकी मिक्सचर से, और आप उनको नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है बुक में, हमें लिखा हुआ बताया जा रहा है कि प्योर सब्सटेंसेज है different characteristics from mixtures. Constituent particles of pure substance have fixed composition. Copper, silver, gold, water and glucose are some example of pure substances. Glucose contains carbon, hydrogen and oxygen in a fixed ratio, and its particles are of same composition. Hence, like other pure substances, glucose has fixed composition. Also, its constituent carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by simple physical methods. ठीक है। Pure substance can further be classified into elements and compounds. Particles of an element consist of only one type of atom.
These particles may exist as atoms or molecules. You may be familiar with atoms and molecules from your previous classes, है ना. However, you will studying about them in detail in unit 2, like sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen, etc. Some examples of elements. They are all atoms are of one type. However, the atoms of different elements are different in nature. Some elements such as sodium or copper contain atoms as their constituent particle, whereas in some other the constituent particles are more molecules which are found by two or more atoms. For example, hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecule in which two atoms combine to give their respective molecules. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्या है यहाँ पर. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जो आपके जो प्योर सब्सटेंस है वो दो तरीके से क्लासीफाई करे जा सकते हैं. या तो वो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे. ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस जो है आपके प्योर सब्सटेंस, आप उनका क्लासिफिकेशन जब करोगे प्योर सब्सटेंस का, तो वो क्या होंगे, दो तरह से क्लासीफाई करे जा सकते हैं. ठीक है, या तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर वो क्या कहलाते हैं आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं, है ना. एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आपके क्या है 100% प्योर मटेरियल है. क्या है 100% प्योर मटेरियल है, जो कि आपके क्या है सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, या मॉलिक्यूल से, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के केस में. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के केस में आपके सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर आपस में ज्वाइन होने पर बनेंगे. ठीक है ना, इस तरह से हो गया. वहीं पर जब बात आएगी आपके कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या होगा कि आपके दो या दो से ज़्यादा एटम से वो मिलकर बनेंगे, है ना. 2 एटम्स या उससे ज़्यादा एटम से मिलकर बनेंगे. लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होंगे, जिन पार्टिकल से आपका कंपाउंड बनेगा, तो एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे. ऐसे नहीं कि आपने किसी भी रेशियो में उनको मिक्स कर दिया हो, ऐसा नहीं. ऐसा करोगे तो क्या मिल जाएगा, मिक्सचर. वहीं पर अगर हम फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करेंगे, जैसे मान लो H2O है, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड रेशियो है भाई कि हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का 1 है. जब आप इस रेशियो में मिक्स करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तभी आपको वाटर मिलने वाला है. अदरवाइज अगर मान लो आपने रेशियो चेंज कर दिया, मान लो 2:2 का रेशियो कर दिया, तो आपको वाटर नहीं मिलने वाला, कुछ और ज़रूर मिल सकता है ना. जैसे मान लो अगर हमने H2O2 कर दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स कर दिया तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी आपने एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा. ऐसा मिक्स करेंगे तभी आपको वाटर मिलेगा. ऐसे कुछ भी हो सकता है ना. जितने भी आपको दिखते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख लो कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 का है. कार्बन का रेशियो 1 है और ऑक्सीजन का 2 है. जब इस रेशियो में आप मिक्स करते हो तभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. अगर आप इनका रेशियो चेंज कर दोगे, मान लो इनका रेशियो 1:1 कर देंगे, तो ऐसी मिक्सिंग पे आपको क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने वाली, है ना. ऐसा नहीं कि आप मिक्स कर दो किसी भी रेशियो में तो आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा. ठीक है, नहीं मिलने वाला. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करने पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं. इसलिए कंपाउंड्स भी आप किस में रखे जाते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. तो इसमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है ना. ये एवरी सब्सटेंस है यूनिक प्रॉपर्टीज़, और इसमें क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में रखे जाते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपकी कॉम्पोजिशन की किस चीज़ से वो मिलकर बना हुआ है. मान लो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही था, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से. तो ये इसकी क्या है, कॉम्पोजिशन से किससे मिलकर बना हुआ है. ये कंबस्टिबिलिटी चेक करना कि भाई क्या है वो, किस तरह से जलता है ना, जलता है या नहीं जलता है. रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसेज. तो ये सारी बातें जो हैं ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रखे जाएंगे, जिसमें केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं.
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या, जो आप जस्ट कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है उनको आप जो ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा है वही क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और फिर ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा बहुत आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे कि चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले, और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू। इस तरह से आप इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोबारा से।